वेलकम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11th। आई होप सब लोग ठीक ही होंगे। तो आज का जो लेक्चर है, आज के लेक्चर में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। ये आप फिज़िक्स में भी पढ़ोगे। आपका जो फिज़िक्स है, फिज़िक्स में लास्ट यूनिट जो है सिलेबस में, उसका नाम ही है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। तो वहाँ पर भी आप पढ़ोगे, तो यहाँ पर भी हम उसको डिस्कस कर लेंगे। चलो स्टार्ट कर लेते हैं आज का लेक्चर विद काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। इम्पॉर्टेंट है ये क्लास 11th के लिए और कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चंस एज सच डायरेक्ट इससे आए हुए हैं। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। सिंपली इसका नाम ये भी है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ये भी इसका नाम है। तो ये रहेगा आज का हमारा टॉपिक। समझ लेना इसके अजम्पशंस, इसके पोस्टुलेट्स क्या क्या है। देखो, इस काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस का एक और नाम भी है। इसका नाम ये है, इसको हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक मॉडल ऑफ गैसेस। माइक्रोस्कोपिक मॉडल ऑफ गैसेस। ऐसा क्यों? क्योंकि गैसेस आर सपोज्ड टू पोजेस माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, इसीलिए इसका नाम है माइक्रोस्कोपिक मॉडल ऑफ गैसेस। गैसेस आर सपोज्ड टू पोजेस माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स और मॉलिक्यूल्स। क्योंकि आपको पता ही है एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो है वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स। इसीलिए इसका नाम है माइक्रोस्कोपिक मॉडल ऑफ गैसेस, बिकॉज गैसेस आर सपोज्ड टू पोजेस माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स और मॉलिक्यूल्स। अब ये थ्योरी जो है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, ये पहले दी किसने, इसको इंट्रोड्यूस किया था, इस थ्योरी को इंट्रोड्यूस किया था एक फेमस साइंटिस्ट ने जिसका नाम है बर्नौली। इस साइंटिस्ट ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, बर्नौली ने। लेटर ऑन इसको फर्दर डेवलप किया फोर साइंटिस्ट्स ने, फर्दर इसको डेवलप किया फोर साइंटिस्ट्स ने, जिनका नाम है क्लैसियस, मैक्सवेल, बोल्ट्जमैन, एंड क्रोनिग। इन चार साइंटिस्ट्स ने लेटर ऑन जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस जो इंट्रोड्यूस की थी सबसे पहले बर्नौली ने, उसके बाद इन चार साइंटिस्ट्स ने, नेमली क्लैसियस, मैक्सवेल, बोल्ट्जमैन एंड क्रोनिग ने इसको फर्दर डेवलप किया है। ये जो वर्ड काइनेटिक है ना, वर्ड काइनेटिक, ये नोट कर लो, थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसका। ये जो वर्ड काइनेटिक है, इसका मतलब आप लोग जानते ही हो, क्या है इसका मतलब? मोशन। वर्ड काइनेटिक का मतलब, इसका मतलब मोशन। वर्ड काइनेटिक का सिंपल मतलब मोशन। तो दैट मीन्स ये जो थ्योरी है कहीं ना कहीं ये आइडिया दे रही है जो गैसियस मॉलिक्यूल्स है वो किसमें, कांस्टेंट मोशन में होते हैं। इसीलिए इसका नाम पड़ा काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक वर्ड का मतलब, काइनेटिक इटसेल्फ मतलब
मोशन, दैट मीन्स जो गैसियस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कंटिन्यूअस मोशन में होते हैं, कांस्टेंट मोशन में होते हैं। अब ये जो थ्योरी है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, सिंपली KTG भी याद रख लेना, KTG काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, आगे मैं इसे लिखूंगा KTG शॉर्ट में। ये जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस सिंपली ये जो है ये मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन है, ये जो काइनेटिक KTG है ये मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन होती है गैस लॉज की, लिख लेना। KTG इज सिंपली मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ गैस लॉज, मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ गैस लॉज। यही है मतलब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का, मतलब इसने मैथमेटिकली एक्सप्लेन किया वेरियस गैस लॉज को, जैसे कि बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, एवं डाल्टन्स लॉ को भी इसने एक्सप्लेन किया। लेटर ऑन हम उन गैस लॉज को डिराइव कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। इसी लेक्चर के इसी लेक्चर में उनको डिराइव भी कर लेंगे गैस लॉज को विद द हेल्प ऑफ या ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस, डिराइव कर लेंगे वेरियस गैस लॉज को, राइट। अब सिंपली इसका अगर हम इस थ्योरी की एक सिंपल मतलब निकालेंगे, जो है इसका मतलब लिख लेना मेरे साथ, ए थ्योरी विच एक्सप्लेन्स वेरियस गैस लॉज नेमली बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ एवं डाल्टन्स लॉ इज कॉल्ड काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस। या ऐसे भी बोल सकते हो, ए थ्योरी विद द हेल्प ऑफ विच द वेरियस गैस लॉज can be mathematically derived is called kinetic molecular theory of gases। चलो रिपीट कर रहा हूं मैं, a theory with the help of which the various gas laws can be derived mathematically is called KTG kinetic molecular theory of gas। अब इसके postulates, इसके assumptions, थ्योरी के assumptions होती है, इसके postulates क्या है वो हम डिस्कस कर लेंगे। पहले पोस्टुलेट्स या अजम्पशंस बोलो एक ही मतलब, इसके पोस्टुलेट्स या अजम्पशंस भी बोलो, मतलब इसने कुछ अजम्पशंस दी थी रिगार्डिंग गैसियस मॉलिक्यूल्स। इसके जो वेरियस पोस्टुलेट्स है वो क्या क्या है, एक एक को हम डिस्कस कर लेंगे। स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट वन, मेरे साथ आप नोट कर लेना, क्योंकि ये जो पोस्टुलेट्स है बहुत बार एज सच डायरेक्ट आए हुए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, मतलब सीधे एक पोस्टुलेट उठाया, बताइए ये क्या काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का पोस्टुलेट है कि नहीं, मतलब एज सच डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया ऑन द बेसिस ऑफ पोस्टुलेट्स ऑफ KTG। नंबर फर्स्ट पोस्टुलेट सिंपल पोस्टुलेट्स है, अजम्पशन सिंपल है। नंबर फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है, मैं बोर्ड पे लिखने जा रहा हूं, आप मेरे साथ कॉपी कर लेना। देखो पोस्टुलेट सिंपल क्या है, ऑल गैसेस आर मेड अप ऑफ वेरी large number of extremely small particles called molecules। सिंपल पोस्टुलेट ये तो एज पर डाल्टन्स थ्योरी के अकॉर्डिंग भी है। क्या आप सबसे पहले पोस्टुलेट क्या है, जो सारे गैसेस है वो बने हुए हैं वेरी लार्ज नंबर ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स, जिनका नाम दिया गया मॉलिक्यूल्स। मतलब ये जो पोस्टुलेट है ये डायरेक्ट है इन अकॉर्डेंस विद द पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर, राइट। क्योंकि
गैस भी एक मैटर है, गैस भी एक स्टेट ऑफ मैटर है, तो सीधे वही पोस्टुलेट, मतलब मैटर की जो थ्योरी दी थी डाल्टन ने, वहां से पोस्टुलेट रहता तो यहां पे रख लिया, तो ये इसका एक अजम्पशन, ये इसकी एक अजम्पशन बन गई। ऑल गैसेस आर मेड अप ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। इसीलिए इसका नाम पड़ा माइक्रोस्कोपिक मॉडल ऑफ गैसेस। क्यों? क्योंकि एक्सट्रीमली स्मॉल की बात हो रही है, जो माइक्रोस्कोप से दिखाई दे रहे हैं। ये फर्स्ट पोस्टुलेट वेरी सिंपल। नंबर सेकंड पोस्टुलेट इसका, मॉलिक्यूल्स, ये भी सिंपली है, ऑफ सेम गैस और आइडेंटिकल in all respects, in all respects। मतलब अगर आपके पास एक गैस है, सपोज एग्जांपल के तौर पे O2 गैस में ले रहा हूं, अगर मेरे पास O2 गैस है, इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे, O2 गैस के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो हर एक रेस्पेक्ट में आइडेंटिकल होंगे। मतलब जो O2 गैस होंगे उसमें जो O2 मॉलिक्यूल्स होंगे, ऑक्सीजन एटम्स या ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स होंगे, वो हर एक एस्पेक्ट में आइडेंटिकल ही होंगे। मतलब उनका साइज भी सेम होगा, उनकी शेप भी सेम होगी, एंड इवन उनका मास भी सेम होगा। दैट इज हैविंग सेम शेप, साइज, मास एटसेट्रा। तो अगर आपके पास एक गैस है, उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो आइडेंटिकल होंगे हर एक रेस्पेक्ट में। मतलब उनका साइज भी सेम होगा, उनकी शेप भी सेम होगी, एंड उनका मास भी सेम ही होगा। वही मैंने लिखा, मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम गैस। ऐसा नहीं आप लोगे O2 एक गैस, दूसरा लोगे N2, इनके मॉलिक्यूल्स सेम नहीं होंगे, इसके और इसके मॉलिक्यूल्स डिफरेंट होंगे इन एवरी रेस्पेक्ट। इसका अपोजिट कर लो, वो अपने आप पोस्टुलेट बना लेना। अब मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट गैसेस आर डिफरेंट इन एवरी रेस्पेक्ट। मतलब मैंने सपोज किया O2 एक गैस, दूसरा सपोज किया N2 एक गैस, इसके जो मॉलिक्यूल्स और इसके मॉलिक्यूल्स वो डिफरेंट होंगे इन एवरी रेस्पेक्ट। मतलब इसका इनके मॉलिक्यूल्स की शेप, इनके मॉलिक्यूल्स की शेप भी डिफरेंट होगी, इनका मास और इनके मॉलिक्यूल्स की मास का डिफरेंट होगा, इनका साइज और इनके मॉलिक्यूल्स का साइज वो भी डिफरेंट ही होगा। तो मतलब डिफरेंट गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो डिफर होंगे इन एवरी रेस्पेक्ट। अलबत्ता अगर हम सेम गैस की बात करने, अगर मैं खाली O2 की बात कर रहा हूं, इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो आइडेंटिकल होंगे इन एवरी रेस्पेक्ट। सेम इज द केस विद नाइट्रोजन। अगर मैं खाली नाइट्रोजन गैस की बात कर रहा हूं, इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो आइडेंटिकल होंगे इन एवरी रेस्पेक्ट। बट अगर इसकी और इसकी बात कर रहा हूं तो इनके मॉलिक्यूल्स डिफरेंट होंगे इन एवरी रेस्पेक्ट। ये आप नोट कर लो, ये दो पोस्टुलेट्स, अजम्पशंस। नंबर थर्ड पोस्टुलेट जो है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बार उससे ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है जेई में, सीधे वही पोस्टुलेट था जेई मेंस में। नंबर थर्ड पोस्टुलेट, देखो थर्ड पोस्टुलेट क्या है, मॉलिक्यूल्स, लिख लेना मेरे साथ, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इसको, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं यहां पे लिख रहा हूं, वो मैं मार्क कर रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है। मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस आर नॉट एट रेस्ट।
यहां तक। क्लियर? मतलब जो गैसियस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रेस्ट में कभी भी नहीं होते हैं, राइट? वो हमेशा किसमें? मोशन में होते हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस आर नॉट एट रेस्ट बट possess a constant rapid random motion but possess a constant rapid random motion along, ये important, along straight line. ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, समझो बात को, समझो। जो गैसियस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कभी भी रेस्ट में नहीं होते हैं, बट वो क्या होते हैं? वो कांस्टेंट रैपिड रैंडम मोशन में होते हैं। जो उनकी मोशन होती है वो अलोंग स्ट्रेट लाइन मोशन होती है। समझो बात को। चलो पहले और एक पॉइंट ऐड कर लेंगे, बाद में उसको एक्सप्लेन कर लेंगे। ड्यूरिंग देयर मोशन, ये इसी में ऐड कर लेना। ड्यूरिंग, अब तो ये तो कंफर्म हुआ अभी तक वो मोशन में है। वो मोशन किस में है? स्ट्रेट लाइन। वो कौन सी मोशन है? स्ट्रेट लाइन मोशन। ड्यूरिंग देयर मोशन, उस मोशन के दौरान वो आपस में कोलाइड करते हैं और साथ साथ में जिस कंटेनर में हमने उनको स्टोर किया है उस कंटेनर के वॉल्स के साथ भी वो कोलाइड करते हैं। ड्यूरिंग देयर मोशन they collide with each other, with one another and also with the walls of container. ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऐसा ही आया था एक बार जेईई मेंस में। देखो क्या है ये पोस्टुलेट, आप समझने की कोशिश कर लेना। जो गैसियस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कभी भी रेस्ट में नहीं होते हैं, बट वो किस में? एक कांस्टेंट रैपिड रैंडम मोशन में होते हैं। वो रैपिड रैंडम मोशन जो है वो अलोंग स्ट्रेट लाइन होती है, मतलब जो मोशन उनकी होती है वो स्ट्रेट लाइन मोशन होती है। और जब ये मोशन में होते हैं उस मोशन के दौरान वो एक तो अपने आप के साथ कोलाइड करते हैं और साथ साथ में वॉल्स ऑफ कंटेनर के साथ भी वो कोलाइड करते हैं। समझो बात को। चलो ये नोट कर लेना, मैं स्ट्रेट लाइन मोशन समझाने जा रहा हूं। ये मोशन, इसको नोट कर लेना वीडियो को पॉज करके। देखो पोस्टुलेट क्या है। सपोज ये एक गैस मॉलिक्यूल है, इसने किसी दूसरे गैस मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड किया। जब इसने कोलाइड दूसरे मॉलिक्यूल के साथ किया फिर तो ये मतलब अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकता है। सपोज ये ऐसे गया, अब यहां पे इसको दूसरा गैस मॉलिक्यूल मिला, उसके साथ कोलाइड किया, अब ऐसे को, अब मतलब इसकी डायरेक्शन इस तरह गई। अब यहां पे इसका और एक गैस मॉलिक्यूल मिला तो उसके साथ कोलाइड किया तो ऐसे। अब समझो बात को। इसी तरह ऐसे गैस मॉलिक्यूल यहां पे था, दूसरा गैस मॉलिक्यूल के साथ ऐसे, समझो ऐसे कोलाइड हुआ, तो इसके बाद इसने ये मोशन पकड़ी, स्ट्रेट लाइन मोशन, यहां से यहां तक। समझो बात को। अब आप कहोगे सर ये तो ऐसे जिगजैग लग रहा है, ये कहां से स्ट्रेट लाइन बन गई? जो यहां से एक कोल्यूजन यहां था, दूसरा कोल्यूजन यहां, उनके बीच में जो मोशन है वही स्ट्रेट लाइन है। मतलब
ये यहां से एक कोल्यूजन हुआ एक मॉलिक्यूल के साथ, दूसरा कोल्यूजन हुआ यहां पे दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, इनके जो बीच में जो मोशन है मतलब वो डिस्टेंस है वो स्ट्रेट लाइन, इसी को मैंने बोला था अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। उसके बाद यहां से एक और मॉलिक्यूल आ गया, उसके साथ कोलाइड किया, अब इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, डायरेक्शन यहां इसकी यहां मतलब इस डायरेक्शन में हो गई। अब यहां से उसके बाद नेक्स्ट कोल्यूजन होने वाला है वो जो मोशन है वही स्ट्रेट लाइन है। और समझो बात को, और एक पॉइंट इंपॉर्टेंट, एक कोल्यूजन यहां पे हुआ, दूसरा कोल्यूजन यहां पे हुआ, ये जो डिस्टेंस कवर हुई है ना, दो कोल्यूजन्स के बीच में जो डिस्टेंस कवर हुई है उसको हम बोलते हैं मीन फ्री पाथ। इंपॉर्टेंट, मीन फ्री पाथ, इसको हम लैम्बडा से रिप्रेजेंट करते हैं, मीन फ्री पाथ। तो इसकी क्या डेफिनेशन आएगी? डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोल्यूजन्स। फर्स्ट कोल्यूजन ये है, उसके बाद नेक्स्ट कोल्यूजन ये रहा, उनके बीच में जो डिस्टेंस कवर हुई है वो उसी का नाम है मीन फ्री पाथ, जो लैम्बडा से रिप्रेजेंट करते हैं हम। तो अगर डेफिनेशन आपको लिखनी है तो डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोल्यूजन्स इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। फिजिक्स में भी आप सुनोगे ये टर्म। अब समझो बात को, यहां से फर्स्ट कोल्यूजन ये रहा, सेकंड कोल्यूजन ये रहा, उनके बीच में जो मोशन है ना वही स्ट्रेट लाइन है। अब ये मोशन और ये मोशन आप कंसिडर मत करना, ये मोशन सेकंड कोल्यूजन के बाद हुई, उसके बाद ये डायरेक्शन चेंज हुई। डायरेक्शन से मतलब नहीं है, अब यहां से डायरेक्शन चेंज हुई मतलब यहां से यहां तक फिर भी ये स्ट्रेट लाइन ही है। यहां से थर्ड कोल्यूजन, अब डायरेक्शन चेंज हुई, इस डायरेक्शन में गया तो ये स्ट्रेट लाइन। मतलब जो दो कोल्यूजन्स होते हैं उनके बीच में जो जब गैस मॉलिक्यूल वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकता है बट मोशन ऑलवेज स्ट्रेट लाइन ही होगी, राइट। दो कोल्यूजन्स के बीच में गैस मॉलिक्यूल अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकता है बट मोशन ऑलवेज स्ट्रेट लाइन ही होगी। और जो उन सक्सेसिव कोल्यूजन्स के बीच में जो गैस मॉलिक्यूल ने डिस्टेंस ट्रैवल की है उसका नाम है मीन फ्री पाथ। समझ आया ये पॉइंट? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये आया था एक बार जेईई मेंस में ऐसे ही। चलो वो क्वेश्चन भी करवाएंगे आपको एंड पे। अब नंबर 4th पोस्टुलेट, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। ऑल, अभी तक कितना क्लियर हुआ? मॉलिक्यूल्स क्या, गैस मॉलिक्यूल्स एक तो अपने आप के साथ भी कोलाइड करते हैं और साथ साथ में वॉल्स ऑफ कंटेनर के साथ भी कोलाइड करते हैं। ऑल द कोल्यूजन्स ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स all the collisions of gas molecules with each other and also with the walls of container walls of container are perfectly elastic in nature. Important. Elastic in nature, पहले ये पॉइंट समझो, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब इससे पहले हमें कंफर्म ये चीज हुई थी, जो गैसियस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कंटिन्यूअस मोशन में होते हैं, उस मोशन के दौरान वो अपने आप के साथ भी कोलाइड करते हैं और साथ साथ में वॉल्स ऑफ कंटेनर के साथ भी कोलाइड करते हैं। जो ये कोल्यूजन्स है, मतलब ये गैस मॉलिक्यूल आया, एक दूसरा गैस मॉलिक्यूल आया, ये तो अपने आप के साथ कोलाइड किया। जो ये कोल्यूजन हुआ, ये कोल्यूजन परफेक्टली इलास्टिक है।
इसका क्या मतलब है, जो ये कोल्यूजन हुआ एक तो अपने साथ कोलाइड हुआ, सर सपोज अब ये कंटेनर है, एक कोल्यूजन ये हुआ अपने गैस मॉलिक्यूल्स के अपने साथ, दूसरा कोल्यूजन ये हुआ ऐसे कंटेनर के वॉल्स के साथ, ये भी परफेक्टली इलास्टिक है और ये भी परफेक्टली इलास्टिक इन नेचर। इसका क्या मतलब है परफेक्टली इलास्टिक इन नेचर का मतलब, समझो बात को, जब इन्होंने कोलाइड किया, कोल्यूजन से पहले इसकी अपनी एनर्जी होगी, इसकी अपनी एनर्जी होगी, मतलब उसका सम एक पर्टिकुलर वैल्यू के बराबर होगा ना, इसकी अपनी एनर्जी, इसकी अपनी एनर्जी बिफोर कोल्यूजन। अब जब ये कोलाइड कर लेंगे, कोलाइड किया तो जो बिफोर कोल्यूजन एनर्जी थी वो आफ्टर कोल्यूजन भी वही एनर्जी होगी। मतलब अब ये गैसेस मॉलिक्यूल्स किस में है, मोशन में, इनके पास कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी ना। मतलब जो बिफोर कोल्यूजन काइनेटिक एनर्जी होगी वही काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोल्यूजन भी होगी। मतलब साफ साफ ये है, जो ये काइनेटिक एनर्जी है ये तो ना ही लॉस हो सकती है ना ही गेन हो सकती है आफ्टर कोल्यूजन, राइट। चलो मैं वही लिख रहा हूं, दैट इज देयर इज नो लॉस ऑफ, there is no loss or gain of kinetic energy before and after collision। यही है परफेक्टली इलास्टिक का मतलब। नो लॉस आर गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर कोल्यूजन। मतलब साफ साफ ये है, जब गैस मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं, जो उनकी काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोल्यूजन होगी वही काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोल्यूजन भी होगी। मतलब ना काइनेटिक एनर्जी लॉस हो सकती है और ना ही काइनेटिक एनर्जी गेन हो सकती है बिफोर एंड आफ्टर कोल्यूजन। मतलब सम बराबर होगा, जो बिफोर सम था वही आफ्टर कोल्यूजन भी वही सम ही होगा काइनेटिक एनर्जी का। बट एक चीज हो सकता है, एक चीज ये पॉसिबल है, जब ये कोलाइड कर लेंगे काइनेटिक एनर्जी में भी इंटरचेंज हो सकती है, इंटरचेंज हो सकती है। चलो यहां पे समझाएंगे, चलो वो लिख लेना बाद में समझाएंगे। हाउएवर, ये लिख लेना इसी के साथ, हाउएवर देयर मे बी redistribution या इंटरचेंज ऑफ एनर्जी। इंटरचेंज या डिस्ट्रीब्यूशन बोलो एक ही बात है। However, there may be redistribution या interchange of energy during such collision. During such collision. During such collision. ये हो सकता है, बट लॉस या गेन नहीं हो सकती है, राइट। क्या मैंने बोला, all the collisions of gas molecules with each other, जो अपने साथ वो कोलाइड करते हैं या वॉल्स ऑफ कंटेनर के साथ कोलाइड कर देते हैं, वो collisions क्या है, परफेक्टली इलास्टिक इन नेचर। मतलब उन collisions में काइनेटिक एनर्जी ना ही गेन हो सकती है और ना ही लॉस हो सकती है, उसी का मतलब परफेक्टली इलास्टिक इन नेचर। बट ये हो सकता है काइनेटिक एनर्जी में भी इंटरचेंज हो सकती है। चलो आप इसको नोट कर लो, मैं समझाऊंगा, इसको नोट कर लेना। मैं यहां पे एक अच्छे एग्जांपल के साथ समझाऊंगा आपको। समझो बात को। सपोज कर लो मेरे पास एक कंटेनर ये है, इसमें गैस मॉलिक्यूल्स है ऐसे, ये गैस मॉलिक्यूल्स। अब मैं
रैंडमली दो सिलेक्ट कर रहा हूं। चलो मैं इसको और इस गैस मॉलिक्यूल को सिलेक्ट कर रहा हूं। मुझे समझाना है परफेक्टली इलास्टिक का क्या मतलब है। सपोज कर लेते हैं बिफोर कोल्यूजन इसकी जो ये तो क्योंकि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के अकॉर्डिंग ये गैस मॉलिक्यूल्स क्या है, हमेशा मोशन में होंगे, रेस्ट में तो पॉसिबल है ही नहीं। ये हमेशा किस में होंगे, मोशन में। अगर ये गैस मॉलिक्यूल मोशन में है तो इसके पास अपनी काइनेटिक एनर्जी तो होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी वो कौन सी एनर्जी होती है, मोशन पॉजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्चू ऑफ इट्स मोशन। अगर ये मोशन में है इसके पास अपनी काइनेटिक एनर्जी तो होगी। सपोज कर लेते हैं इसकी काइनेटिक अपनी एनर्जी सपोज कर रहा हूं 40 जूल। सपोज इसकी अपनी काइनेटिक एनर्जी मैंने कंसिडर की 40 जूल। अब ये गैस मॉलिक्यूल, सेकंड गैस मॉलिक्यूल, ये भी तो कंटिन्यूअस मोशन में है, इसके पास भी अपनी काइनेटिक एनर्जी है। सपोज कर लेते इसकी अपनी काइनेटिक एनर्जी मान रहा हूं 30 जूल। 30 जूल। तो आप मुझे बताइए, अभी तो मैंने कोलाइड नहीं किया इनको, बिफोर कोल्यूजन टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, टोटल मतलब इसकी और प्लस इसकी टोटल क्या होगी, 40 प्लस 30, 40 प्लस 30 इक्वल 70 जूल। बिफोर कोल्यूजन ये इनकी एनर्जी है, राइट। अब ये दोनों कोलाइड कर मतलब ये आया इस डायरेक्शन में और ये आ गया इस डायरेक्शन में, कोलाइड किया। अब कोल्यूजन में क्या होगा, अब इसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है, इसकी भी डायरेक्शन चेंज होगी, बट एनर्जी वही होगी। मे बी एनर्जी हो सकता है, एनर्जी इंटरचेंज हो सकती है। मे बी सपोज ऐसे इसका कुछ अमाउंट, एनर्जी का कुछ अमाउंट इसने गेन किया या इसका कुछ अमाउंट एनर्जी इसने गेन किया। अब सपोज कर लेते कोल्यूजन, आफ्टर कोल्यूजन इसकी एनर्जी मान लेते इसकी एनर्जी 20 रह गई, 20 जूल आफ्टर कोल्यूजन। अब इसके 20 तो लॉस हुए, जो 20 लॉस हुए वो इसने गेन की होगी। अब इसकी नई एनर्जी क्या बन गई, 30 प्लस 20 इसकी क्या बन गई, आफ्टर कोल्यूजन इसकी 50 जूल एनर्जी। तो आफ्टर कोल्यूजन एनर्जी क्या होगी, आफ्टर कोल्यूजन टोटल काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी, आफ्टर कोल्यूजन इसकी एनर्जी क्या बन गई अब 20 इसकी क्या बन गई 50, 20 प्लस 50 फिर से आ गया 70 जूल। वही मैंने बोला था, एनर्जी काइनेटिक एनर्जी इंटरचेंज हो सकती है बट लॉस या गेन नहीं हो सकती है। बिफोर कोल्यूजन 70 जूल थी, आफ्टर कोल्यूजन भी 70 जूल ही है, बट यहां पे ये चेंज हुई, इसकी कुछ अमाउंट एनर्जी इसने गेन की, बट सम तो वही आ गया। बिफोर कोल्यूजन जो सम था वही तो आफ्टर कोल्यूजन भी मिल गया। वही मैंने समझाया था आपको, बिफोर एंड आफ्टर कोल्यूजन जो एनर्जी होगी वो बराबर होगी, ना वो कम होगी ना वो ज्यादा होगी। मतलब अगर बिफोर 70 थी, आफ्टर भी 70 ही मिलेगी, बट थोड़ी बहुत इंटरचेंज हुई है, एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। तो कहने का मतलब ये है, परफेक्टली इलास्टिक इन नेचर का मतलब यही है, जो बिफोर कोल्यूजन एनर्जी है वही आफ्टर कोल्यूजन भी एनर्जी वही मिलनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये है, जो डेल्टा ई है, डेल्टा के ई मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वो समझो बात को, ये इंपॉर्टेंट है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इलास्टिक कोल्यूजन में वो 0 के बराबर होती है, राइट। इलास्टिक कोल्यूजन में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, 0 के बराबर। अब यहां से वेरीफाई कर लो, डेल्टा के ई बिफोर कोल्यूजन क्या थी 70, सॉरी चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल एनर्जी क्या है 70 माइनस इनिशियल क्या है, बिफोर कोल्यूजन तो ये है, इनिशियल तो 70 ही थी। अब 70 माइनस 70 किसके बराबर, वही तो आ गया, राइट। तो जो परफेक्टली इलास्टिक कोल्यूजन्स होते हैं उनमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, 0 के बराबर। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना पॉइंट को। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इन परफेक्टली इलास्टिक कोल्यूजन्स वो 0 के बराबर होती है, मतलब जो बिफोर होगी वही आफ्टर भी होगी।
यही था इसका मतलब। चलो इसको नोट कर लेना। अब कौन सा पोस्टुलेट है? नंबर 4 आ गए। हाँ, नंबर 5 ये भी इंपॉर्टेंट है। द प्रेशर ऑफ द गैस इज ड्यू टू कोल्यूजन्स। मैं लिख रहा हूं, अब जो गैस का प्रेशर होता है, द प्रेशर ऑफ द गैस the pressure of the gas is due to the collisions of gas molecules with the walls of container। जो गैस का प्रेशर होता है वो किससे होता है? जो वो कोलाइड करते हैं, जो वो कोल्यूजन्स करते हैं, किसके? वॉल्स ऑफ कंटेनर के साथ। वॉल्स ऑफ कंटेनर के साथ जो गैस मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं वही गैस का प्रेशर माना जाता है। समझो इसे। सपोज ऐसे फिर से एक बीकर ले रहा हूं, इसमें बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल्स है। अब मैं एक को कंसिडर कर रहा हूं समझाने के लिए। समझो बात को। ये एक गैस मॉलिक्यूल आया, ये कंटिन्यूअस मोशन में है। जब ये मोशन में है तो आ गया सपोज इस डायरेक्शन में। जब ये इस डायरेक्शन में आ गया तो अल्टीमेटली तो यहां पे तो कोलाइड कर लेगा। ये क्या है? सिंपली वॉल ऑफ कंटेनर। वॉल है ये कंटेनर का। ये गैस मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में आ गया तो यहां पे इसने कंटेनर के वॉल के साथ कोलाइड किया, स्ट्राइक किया। अब मैं बाहर एज ऑब्जर्वर तो यहां पे देख रहा हूं, यहां पे कुछ प्रेशर एक्सर्ट हुआ एक यूनिट एरिया पे। ये आ गया इसे, और यहां पे सब ऐसे समझो, ये गैस मॉलिक्यूल ऐसे आ गया। ये बोर्ड मान लो आप, कंटेनर का एक वाल, गैस मॉलिक्यूल ऐसे आ गया और ऐसे किया स्ट्राइक। तो यहां पे कुछ फोर्स, प्रेशर का मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया। तो गैस मॉलिक्यूल ऐसे आ गया तो यहां पे ऐसे आ गया, स्ट्राइक किया एक यूनिट एरिया पे, तो वहां पे प्रेशर एक्सर्ट हुआ। वही मैंने लिखा था, प्रेशर ऑफ द गैस इज ड्यू टू द कोल्यूजन्स ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। जो गैस मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं वॉल ऑफ कंटेनर के साथ, वही प्रेशर ऑफ गैस माना जाता है। तो सिंपली ऐसे, जो अगर नंबर ऑफ कोल्यूजन ज्यादा होंगे वॉल ऑफ कंटेनर के साथ, आप मुझे बताइए प्रेशर ज्यादा होगा। अगर गैस मॉलिक्यूल्स वॉल ऑफ कंटेनर के साथ नंबर ऑफ कोल्यूजन ज्यादा कर लेंगे तो गैस का प्रेशर भी ज्यादा ही होगा। तो लिख सकते हैं ना ऐसे, प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कोल्यूजन्स। लिख सकते हैं ना सिंपल लैंग्वेज में, प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कोल्यूजन्स। अगर अंदर नंबर ऑफ कोल्यूजन ज्यादा हो रहे हैं वॉल ऑफ कंटेनर के साथ, तो इस वॉल पे फोर्स पर यूनिट एरिया तो ज्यादा होगा। अगर फोर्स पर यूनिट एरिया इंक्रीज हुआ तो उससे क्या होगा? प्रेशर भी इंक्रीज होगा। फोर्स, क्योंकि प्रेशर बाय डेफिनेशन किसके बराबर? फोर्स बाय एरिया। तो जब ये नंबर ऑफ कोल्यूजन अगर ज्यादा हुए वॉल पे, उससे क्या होगा? फोर्स पर यूनिट एरिया बढ़ जाएगा। जब फोर्स पर यूनिट एरिया इंक्रीज होगा तो प्रेशर भी इंक्रीज ही होगा। वही मैंने लिखा, प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कोल्यूजन। चलो नोट कर रहे हैं इस पॉइंट को। नंबर 6 पोस्टुलेट। नंबर 6 ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा ये भी आया था एक बार डायरेक्ट। द काइनेटिक एनर्जी। अब तो इतना कंफर्म हुआ, गैस मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूअस मोशन में होती है। अगर वो मोशन में है तो उनके पास कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी। अब उसकी बात, द काइनेटिक एनर्जी क्या चाह है,
द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस डिपेंड्स only and only on absolute temperature. Important. Absolute temperature. And is independent upon the nature of gas. And is independent upon the nature of gas. इस पॉइंट को मैं आगे मैथमेटिकली भी डेराइव कर लूंगा। क्या है इसका मतलब? जो गैस मॉलिक्यूल्स है वो कंटिन्यूअस मोशन में है तो उनके पास ये एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी। जो उनकी काइनेटिक एनर्जी होती है वो सिर्फ एंड सिर्फ किस पे डिपेंड करती है? खाली वो डिपेंड करती है किस पे? एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे। वो इंडिपेंडेंट है किस पे? नेचर ऑफ गैस से उसका कोई मतलब नहीं है, खाली डिपेंड करती है किस पे? एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे। बुक्स पे आपको ऐसे मिलेगा इस तरह का स्टेटमेंट, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। वही मैंने लिखा, थोड़ी वर्ड्स की डिफरेंस है बस, बाकी तो मतलब वही है। द काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ऐसे काइनेटिक एनर्जी गैस की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब केल्विन टेम्परेचर। तो यहाँ पे ये यही है इस पॉइंट का मतलब खाली वो डिपेंड करती है किस पे? टेम्परेचर पे। समझो बात को, टेम्परेचर बढ़ाओ गैस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी। सपोज ऐसे, अगर आपके पास O2 गैस है, अगर मैं ये O2 गैस 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले रहा हूं तो इसकी ये तो मोशन में है ही, इस टेम्परेचर पे O2 के पास एक काइनेटिक एनर्जी होगी। अब मैं अगर टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं 35, राइट, 10 डिग्री मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो जो यहाँ पे इस टेम्परेचर पे O2 मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी होगी वो ज्यादा होगी जो इस टेम्परेचर पे होगी, राइट। यही मैंने बोला। O2 गैस मैंने कंसिडर किया 25 पे O2 मॉलिक्यूल्स के पास एक काइनेटिक एनर्जी का एक पर्टिकुलर वैल्यू होगा। अब मैंने 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे O2 गैस को लिया, जो यहाँ पे इस टेम्परेचर पे काइनेटिक एनर्जी होगी वो इससे ज्यादा होगी जो इस टेम्परेचर पे होगी, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा। इस पॉइंट को मैं आगे मैथमेटिकली इसी लेक्चर में ही एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, आप ये लिख रहे हो तब तक। खाली ये डिपेंड करती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे, ना कि नेचर ऑफ गैस पे। मतलब नेचर ऑफ गैस से कोई मतलब नहीं है। अगर यहां पे कंफ्यूजन, समझो बात को ऐसे, सपोज कर लो ऐसे, मेरे पास नेचर समझा रहा हूं, मेरे पास N2 गैस है, N2 का 1 मोल और साथ में O2 का 1 मोल। 1 मोल मैंने इसका लिया और 1 मोल मैंने O2 का लिया, राइट। O2 का मैंने 1 मोल लिया, सॉरी N2 का 1 मोल लिया, O2 का 1 मोल लिया। अब मैं इन दोनों गैसों को ले रहा हूं 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, बताइए इनमें से काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? बराबर होगी ना ऐसे। काइनेटिक एनर्जी वही है नेचर का मतलब, N2 की बराबर होगी काइनेटिक एनर्जी O2 की। ये भी आया था एक बार नीट में, ऐसा कैसे कुछ, चलो वो क्वेश्चन भी करवाएंगे आपको। क्यों? देखो ये N2 ये O2, इसका नेचर अलग, इसका नेचर अलग, इसका मोलर मास अलग होगा 28, इसका मोलर मास अलग होगा 32, उससे कोई मतलब नहीं है, सेम टेम्परेचर पे है ना।
टेम्परेचर जो इसका है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, वही टेम्परेचर इसका भी है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। वही तो मैंने लिखा, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। अगर इन दोनों गैसों का, हालांकि ये डिफरेंट नेचर के है, टेम्परेचर तो सेम है, तो अगर टेम्परेचर सेम है, जो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी वही इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। वही मैंने लिखा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ N2 इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ O2। क्योंकि खाली काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है किस पे? एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे। ये तो अपने आप कन्वर्ट करोगे एब्सोल्यूट स्केल में, कितना आएगा? 273 ऐड कर लो, 283 मतलब 303 आएगा। 303 क्या मतलब जो इसका टेम्परेचर है वही इसका भी टेम्परेचर है। अगर टेम्परेचर सेम है तो काइनेटिक एनर्जी भी बराबर ही होगी। नेचर से कोई मतलब नहीं है, ये डिफरेंट नेचर्स के हैं, डिफरेंट नेचर्स के हैं, राइट। तो अगर डिफरेंट नेचर्स के हैं तो उससे मतलब नहीं है, खाली मतलब है टेम्परेचर के साथ। अगर ऐसे कर लेंगे, इसका उल्टा कर लेंगे, अगर मैं इसका उल्टा करने जा रहा हूं ऐसे, अब मैं N2 का वही 1 मोल, अब इसको ले रहा हूं 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे, O2 का फिर से 1 मोल, इसको ले रहा हूं 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे। 1 मोल इसका, 1 मोल इसका। अब टेम्परेचर ये 30 पे है, वो 40 पे है, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, इसे काइनेटिक एनर्जी O2 की ज्यादा होगी देन काइनेटिक एनर्जी N2 की, क्योंकि इसका अब टेम्परेचर ज्यादा है। जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। नेचर से कोई लेना देना नहीं है, खाली अगर लेना देना है वो किसके साथ है? टेम्परेचर के साथ। टेम्परेचर इसका ज़्यादा है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी, इसका टेम्परेचर कम है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी भी कम ही होगी, राइट। वही मैंने बोला था। इस पॉइंट को मैं आगे मैथमेटिकली आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, डिराइव भी कर लेंगे इस पॉइंट को। नंबर 7, क्या नंबर आया था? 5 ना, 6 नंबर 7 आपको क्या हो रहा है? नंबर 7, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। ये इसके अजम्पशंस हैं, ये याद रख लो, इसके अजम्पशंस में पढ़ा रहा हूं। द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस और द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस आर सो स्मॉल, द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस आर सो स्मॉल दैट देयर एक्चुअल वॉल्यूम, इसने एज्यूम किया था मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस आर सो स्मॉल दैट देयर एक्चुअल वॉल्यूम इज negligible as compared to the total volume of the gas, to the total volume of the gas, to the total volume of the gas। देखो क्या है पॉइंट, जो मॉलिक्यूल्स गैस के होते हैं वो इतने छोटे होते हैं क्योंकि माइक्रोस्कोपिक मॉडल है, इतने छोटे होते हैं हम उनका जो वॉल्यूम है वो इग्नोर ही कर सकते हैं। वही मैंने लिखा, द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस आर सो स्मॉल इन साइज दैट देयर एक्चुअल वॉल्यूम इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। मतलब जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं इतने छोटे होते हैं क्योंकि माइक्रोस्कोपिक मॉडल कहा जाता है। इसने ये एज्यूम किया था जो गैस मॉलिक्यूल्स है वो इतने छोटे होते हैं, उनका हम
जो वॉल्यूम है उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। जो टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस है, जो उसने ऑक्यूपाई किया है, गैस मॉलिक्यूल्स ने जो टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है, उसके कंपैरिजन में हम गैस मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम है उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। राइट? इसका मतलब समझो बात को। सपोज ऐसे यहां पे समझ लेना, ये गैस मॉलिक्यूल्स इसमें ये छोटे साइज के हैं। अगर मैं इस गैस को कंप्रेस कर रहा हूं, कंप्रेस का मतलब इन गैस मॉलिक्यूल ऐसे ऐसे आ रहा हूं, दबा रहा हूं एक कोने में, कंप्रेस कर रहा हूं, अब गैस मॉलिक्यूल्स ने पहले इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया था, कंटेनर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया था इतना वॉल्यूम। अगर मैं इसको कंप्रेस करूं तो ये तो एक कोने में आएंगे, ऐसे दिखाई दे रहा बेटा, ये तो एक कोने में ऐसे आएंगे। समझो बात को, मतलब पहले गैस मॉलिक्यूल्स ने इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया था, अब मैंने कंप्रेस किया तो वो एक कोने में सारे आ गए, क्योंकि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं इतने। क्या ये वॉल्यूम इस वॉल्यूम के कंपैरिजन में क्या इग्नोर कर सकता हूं? क्या मैं इसको इतना वॉल्यूम, ये तो गैस मॉलिक्यूल ने वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया, पहले कितना ऑक्यूपाई किया था, टोटल वॉल्यूम ये था, अब मैंने कंप्रेस किया, अब इतने छोटे साइज में आ गए, छोटे वॉल्यूम में आ गए, तो क्या ये वॉल्यूम क्या मैं इसके कंपैरिजन में, टोटल वॉल्यूम के कंपैरिजन में इग्नोर कर सकता हूं? वही इसने एज्यूम किया था। The molecules of the gas are so small in size that their actual volume तो ये रहा, एक्चुअल वॉल्यूम ये रहा, इस एक्चुअल वॉल्यूम को मैं नेग्लेक्ट या इग्नोर कर सकता हूं एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। टोटल वॉल्यूम तो ये था बिफोर, ऐसे ये था, इसके कंपैरिजन में ये नेग्लिजिबल है, इसके कंपैरिजन में ये नेग्लिजिबल है। इसका मतलब, कहने का मतलब ये है, जो गैस मॉलिक्यूल्स है, देखो कंप्रेस किया इतने छोटे साइज में आ गए, इसका मतलब जो गैस मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में लार्ज एम्प्टी स्पेसेस होती है। राइट? उनके बीच में क्या होती है? लार्ज एम्प्टी स्पेसेस होती है। राइट है ना? आप लिख लेना अपने आप, दैट इज गैस मॉलिक्यूल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय लार्ज स्पेसेस। जो गैस मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में जो स्पेस होती है वो लार्ज होती है, अपने आप लिख लेना, दैट इज गैस मॉलिक्यूल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर बाय लार्ज एम्प्टी स्पेसेस, लिख लेना। तो इसका मतलब एज्यूम, ये अगर मैंने इसको नेग्लेक्ट किया तो दैट मीन्स ये जीरो के बराबर है अजम्पशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये इसकी अजम्पशन है, बाद में यही रॉन्ग प्रूव हुई, क्योंकि इसको भी हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, रियलिटी में इसको भी नेग्लेक्ट नहीं कर, वो बाद की बात है जब हम रियल गैस पे आएंगे। एक और पॉइंट मैं भूल गया था पहले, ये जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस है ये एप्लीकेबल है सिर्फ आइडियल गैस पे, रियल गैस पे एप्लीकेबल नहीं है। तो ऐसे लिख सकते हैं ना, वॉल्यूम ऑफ गैस एजम्पशन के अकॉर्डिंग जीरो के बराबर ले सकते हैं, जीरो के बराबर ले सकते हैं, क्योंकि ये छोटा वॉल्यूम है इसके कंपैरिजन में, तो इसको मैं इग्नोर कर सकता हूं। जब मैंने इग्नोर किया, नेग्लेक्ट किया, इसका मतलब ये जीरो बन गया, तो ये वॉल्यूम ऑफ गैस ऑलमोस्ट जीरो के बराबर। चलो ये लिख लेना, नोट कर लो इस पॉइंट को। ये assumptions है इसकी, अब इसके कुछ assumptions लेटर ऑन रॉन्ग प्रूव हुए। अब और एक पॉइंट नंबर 8, ये भी इंपॉर्टेंट है। पोस्टुलेट नंबर 7 एंड 8, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही दो इसके बाद में लिमिटेशंस निकल के आई है, उसी के अकॉर्डिंग रियल गैस का कंसेप्ट आया था। देयर इज नो इंटरमॉलिक्यूलर पोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर
अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। intermolecular force, there is no intermolecular force between the gas molecules. As they move independent of each other. Independent of each other. लेटर ऑन ये भी रॉन्ग प्रूव हुआ, बट इसकी अजम्पशन है। क्या इसने बताया? देयर इज नो इंटरमॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब या तो अट्रैक्टिव या तो रिपल्सिव। इसने क्या आइडिया दिया था? गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स ऑपरेट नहीं होता है। रियलिटी में गलत है। गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में ना ही कोई अट्रैक्टिव फोर्स होता है और ना ही कोई रिपल्सिव फोर्स ऑपरेट होता है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो गैस मॉलिक्यूल है और ये गैस मॉलिक्यूल ये इंडिपेंडेंट होती है, मतलब इसकी मोशन इस पे डिपेंड नहीं करती है। रिटर्न में इसकी मोशन इस पे डिपेंड नहीं करती है। एज दे मूव इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, वही मैंने लिखा, एज दे मूव इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, मतलब इसकी मोशन जो है, इसकी मोशन के साथ कोई लेना देना नहीं है। रिटर्न भी ट्रू है, इसकी मोशन जो है, इसकी मोशन और इसकी मोशन वो आपस में रिलेटेड नहीं है, इंडिपेंडेंट होती है। तो इसीलिए इनके बीच में ना ही कोई अट्रैक्टिव फोर्स या ना ही कोई रिपल्सिव फोर्स ऑपरेट होता है। वही मैंने लिखा, देयर इज नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स एज दे मूव इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। लास्ट assumption, लास्ट assumption है इसकी नंबर शायद 9। ग्रेविटी इज नेग्लेक्टेड। इसने एज्यूम किया था ये, मतलब फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी का मतलब फोर्स ऑफ ग्रेविटी, वो इसको भी इसने नेग्लेक्ट किया। सपोज ऐसे समझो, ये गैस मॉलिक्यूल्स रैपिड रैंडम मोशन में है, जो नीचे ग्रेविटी है उसका कोई इफेक्ट नहीं है इनकी मोशन पे। अगर उसको इसने कंसिडरेशन में लिया ग्रेविटी, तो जो नीचे ग्रेविटी है वो तो सारे गैस मॉलिक्यूल्स को नीचे तो अट्रैक्ट कर सकते हैं, उससे क्या होगा? इनकी मोशन पे इफेक्ट हो सकता है, इनकी काइनेटिक एनर्जी पे भी इफेक्ट हो सकता है, और इनकी इनकी काइनेटिक एनर्जी पे भी इफेक्ट हो सकता है ग्रेविटी की वजह से। तो इसलिए इसने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस जो है, इसने इस फोर्स को भी नेग्लेक्ट किया। ग्रेविटी इज नेग्लेक्ट, फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन गैसियस मॉलिक्यूल्स, मूविंग गैसियस मॉलिक्यूल्स, वो भी इसने नेग्लेक्ट किया है। राइट? तो ये थे कुछ इसके assumptions काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट assumptions, इनको आप अच्छे से रिवाइज कर लेना, देख लेना, क्योंकि बहुत बार अभी तक नीट और जेईई मेंस में एज सच यही स्टेटमेंट्स क्वेश्चन के तौर पे आए हैं। आई होप आप ये जो पोस्टुलेट्स 5-10 हमने डिस्कस किए हैं, बहुत सारे मिलेंगे, ये 9 जो है मैंने मेन बताए थे आपको, बहुत सारे आपको बुक्स में मिलेंगे, बट ये 9 इंपॉर्टेंट है। चलो इसको जो नेक्स्ट लेक्चर आएंगे उसमें हम एक इसका मैथमेटिकल थोड़ा पार्ट पढ़ाएंगे और उसके नीट और जेईई मेंस के न्यूमेरिकल्स। टिल देन थैंक यू वेरी मच।